हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, उसमें हम पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट के एग्जाम्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे। तो आज हमारा 6th लेक्चर है, आई थिंक, है ना, 6th सेशन है। इसमें हम आखिरी क्वेश्चंस कर रहे हैं जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज तक नीट के एग्जाम में पूछे हुए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, नाइट्रोजन डिटेक्शन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय Lasson's टेस्ट। द ब्लू कलर फॉर्म्ड कोरिस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो बच्चों, Lasson's टेस्ट आपने किया होगा क्लास 11 के प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाता है, आपको इसमें एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना है। मतलब गिवन कंपाउंड में क्या कार्बन है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियसली कार्बन तो मान के चलते होता ही है ना। तो कार्बन, नाइट्रोजन, हैलोजन और सल्फर की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब एलिस टेस्ट में आपके पास एक सोडियम का प्योर मेटल होता है, उसको बिल्कुल तेजी से गर्म करना पड़ता है ना। और जैसे ही गर्म करते वो मेल्ट होता है, साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना। और उसको फिर डिस्टिल वाटर वाले बॉइलिंग ट्यूब में डाल देते हैं। फिर उसको जैसे ठंडे पानी में जाता है तो फूट जाती है, और नहीं फूटता है तो उसको शेक करके स्प्लिट कर देते हैं, और फिर जो सोल्यूशन बनता है उसको हम छान लेते हैं, दैट इज एलिस। ऐसा आपने किया होगा, थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा। अब बच्चों, Lasson's टेस्ट में ये आपको कह रहा है कि भाई जो ब्लू कलर आ रहा है ना, वो ब्लू कलर क्यों आ रहा है। तो हम कहेंगे भाई अगर देखो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो है ही, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन मिलके सोडियम साइनाइड बना लेते। फिर सोडियम साइनाइड जो है, जैसे ही हम उसमें ताज़ा FeSO4 मिलाते फेरस सल्फेट, तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है बच्चों फेरोसाइनाइड, यानी कि एक सेकेंड, यानी कि पहले ये बनाता है FeCN6। ठीक है, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है FeCN6-4। और बच्चों, जब हम इसको एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, है ना, और H2SO4 मिला के इसको थोड़ा सा हम और गर्म कर लेते हैं, तो बच्चों ये एक और कॉम्प्लेक्स बनाता है। फेरस जो है इसका ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक में, और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है फेरोफेरीसाइनाइड Fe4FeCN6। ठीक है, फेरोफेरीसाइनाइड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो प्रशियन ब्लू है, और ब्लू कलर आते ही हम कहते हैं भाई नाइट्रोजन तो है ही, तभी तो ये कलर आया है। तो प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स है किस वजह से, Fe4FeCN6। ठीक है, तो ऐसा कुछ है तुम्हारे पास, तो हम कहेंगे हाँ फेरोफेरीसाइनाइड कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये करेक्ट आंसर है। क्लियर, ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है बच्चों। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन C डबल बॉन्ड C और CO एक साथ है क्या, CHCO, अच्छा सिंगल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड का। अब इतना तो क्लियर है कि डबल बॉन्ड छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है ना। सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसा आंसर सर्च कर लो जिसमें डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो, और सॉरी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो, C बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ कम हो। तो हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया। चलो, एक तो गया। फिर बच्चों, सेकेंड ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो गया। देख, मान लो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा तो थोड़ा तो आइडिया लगा, तो हम कहेंगे चलो 2 तो गए, 50% प्रोबेबिलिटी हो गई क्वेश्चन सही होने की। अब बच्चों, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो बच्चों कार्बन तो कॉमन है, और कार्बन से छोटी साइज होगी ना हाइड्रोजन की, है ना। कार्बन तो बड़ा होगा, हाइड्रोजन छोटा होगा, तो ये बॉन्ड लेंथ कम होगी। ये तो 110 पिकोमीटर ही होती है, और C तो तुमने पढ़ा होगा 154 होती है। तो हम कहेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ तो सबसे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इन चारों में ही सबसे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन से छोटा तो आप कुछ ला ही नहीं। तो बच्चों, CH बॉन्ड लेंथ जो है वो लोएस्ट होनी चाहिए, तो हम कहेंगे CH बॉन्ड लेंथ लोएस्ट। तो फिर तो मुझे एक ही आंसर मिल रहा है ना। तो CH बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, फिर C डबल बॉन्ड C, फिर CO और फिर CC, और तो कुछ मिला ही नहीं। इसमें आ गए तो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन छोटा होता है, तो ये बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए थी, तो ये आंसर भी गलत है। तो करेक्ट आंसर निकलेगा बच्चों ऑप्शन ए। सिंपल है ना। जरूरी नहीं आपको बॉन्ड लेंथ याद हो और आप सॉल्व करें, है ना, आइडिया लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, in Dewey's method of estimation of nitrogen,
0.35 gram of an organic compound gave 55 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 715 millimeter pressure. The percentage composition of nitrogen in the compound would be aqueous tension आपको दे रखा है 15 मिलीमीटर और लेटेस्ट ही 2011 का क्वेश्चन है। एक बार और किसी एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखा था मैंने, तो थोड़ा इसको अच्छे से करेंगे बच्चों, ठीक। अब देखो ड्यूमा मेथड के अंदर आपका जो फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करने का, मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था। मैंने कहा था ड्यूमा मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है V/8W, और V जो है वो नाइट्रोजन का वॉल्यूम है एट STP। अब नाइट्रोजन का वॉल्यूम STP पे निकालना है तो आपको कंडीशन लगानी थी P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। अब बच्चों शुरू में इन्होंने जो प्रेशर लिया है ना, नॉर्मल एनटीपी आपने जो कंडीशंस लिए वो, और यहाँ रखना है स्टैंडर्ड, और मुझे स्टैंडर्ड वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो हम कहेंगे इन्होंने प्रेशर लिया है 715, फिर एक्वस टेंशन जो है उसको माइनस करते हैं, है ना, तो हम कहेंगे प्रेशर जो है दैट विल बी 715 माइनस 15 कर लेंगे। फिर नाइट्रोजन इनकी कंडीशन में कितनी इकट्ठी हुई, तो ये कह रहा है 55 ml, तो ओके भाई 55 ml, और अपॉन टेम्परेचर जो इनका एक्सपेरिमेंट है वो टेम्परेचर है 300 केल्विन इक्वल्स टू, तो बच्चों स्टैंडर्ड प्रेशर 760 मिलीमीटर, स्टैंडर्ड वॉल्यूम में हमें कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273। तो यहाँ से V2 सेट करेंगे तो ये आ गया 700 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 300, 273 ऊपर लिया, ठीक है, और 760 जो है वो यहाँ ले आओ, ठीक है। चलो ये तो गया, ये भी चला गया, 9 3 और 3 1, ठीक है, और तो कुछ जा नहीं रहा। ओके, तो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड वॉल्यूम आ गया बच्चों 7 इंटू 55 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 760, तो हम कहेंगे ओके ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम आ गया हमारे पास, ओके। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला दे रखा है मैंने, है ना, नाइट्रोजन परसेंटेज के लिए वॉल्यूम STP पे यानी 7 इंटू 55 इंटू 91, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय 8W, तो 8W यानी W मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टिमेशन के लिए कितना दिया था 0.35, तो बस 8 इंटू 0.35। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व आप अपने आप करेंगे, तो क्लियर करते हैं इसको। सबसे पहले आप 7 इंटू 55 करेंगे, ये आ गया 385, अगेन मल्टीप्लाई विद 91, तो ये आ जाएगा बच्चों 35035 डिवाइडेड बाय 8, 4379 डिवाइडेड बाय 0.35, ओके। लेट मी चेक अगेन, क्या गड़बड़ हुई हमारी, 700 हमने लिख लिया था, 55 लिख दिया था, 273 कहीं नहीं दिख रहा है ना, ओके ये 2 अच्छा 91 में कन्वर्ट हो गया था 760, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं वंस अगेन। 7 इंटू 55 मल्टीप्लाई विद 91, ठीक है, डिवाइडेड बाय 760, तो ये आया 46.09, again divided by 8 and then divided by 0.35, तो यहाँ बच्चों 16.46 है, ढंग से करेंगे तो आ जाएगा आंसर, है ना। यहाँ हम कुछ लिखना भूले हैं, आई थिंक 8W, यहाँ हम 760 लिखना भूल गए ना, 7 इंटू 55 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 760 नहीं लिखा है, ओके तभी मिसप्रिंट हो गया 760, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका कितना 16.45%, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है ना। पहले स्टैंडर्ड वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये रहा बस। और स्टैंडर्ड वॉल्यूम पता है ना, ये आपके प्रैक्टिकल डेटा का कंडीशन, ये STP का कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इन लेसिजेंस एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड, द लेसिजेंस एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कंसनट्रेटेड HNO3 while टेस्टिंग फॉर द हेलोजन बाय डूइंग सो इट। तो बच्चों अगर हेलोजन टेस्ट करना है तो मुझे सोडियम हैलाइड चाहिए, NaX चाहिए,
है ना। अब तुम कहोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अगर नाइट्रोजन है तो Na+C+N सोडियम साइनाइड बन जाएगा, और अगर मान लो सल्फर भी है तो हम कहेंगे सोडियम प्लस सल्फर सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, तो बड़ी बड़ी गड़बड़ें हो जाएंगी। तो आप क्या करो, आपका जो मिक्सचर है, अगर आपको हेलोजन का टेस्ट करना है तो आपने जो LS बनाया है उसको HNO3 के साथ बॉईल कर दो। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, तो नाइट्रिक एसिड सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट करेगा और H2S में कन्वर्ट कर देगा सल्फर को, तो H2S गैस तो उड़ जाएगी। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर लेगा, तो HCN में कन्वर्ट करेगा, तो वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। तो वो दोनों चीज़ें गायब होंगी, तब अकेला हेलोजन बचेगा, तो सोडियम प्लस हेलोजन NaX बनेगा और हम आगे उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे अच्छा भाई क्यों करा हमने ऐसा, तो हम सोडियम सल्फाइड को डीकम्पोज करना चाहते थे। सिमिलरली हम सोडियम साइनाइड को भी क्या कर सकते थे, डीकम्पोज करना चाहते अगर वो बना है तो, अगर नाइट्रोजन सल्फर है तो बनेगा ही सही, तो उसको हटाना हमारी प्रायोरिटी रहती है। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इन द फॉलोइंग, तो बच्चों एक तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्ब एनायन है, हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्ब एनायन है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिंगल बॉन्डेड में sp3 और बेंजीन में अगेन sp2। ठीक है, अब कार्ब एनायन का जो स्टेबिलिटी है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की अगर मैं बात करूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर के होती है। S कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि S कैरेक्टर मतलब कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है और उसको तुमने उसको माइनस दे रखा है तो अच्छी बात है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपने माइनस ही तो दिया है, अच्छा काम किया है, स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो A तो हाईएस्ट, ऑप्शंस नहीं है, तो हम कहेंगे चलो A तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। उसके बाद में बच्चों डबल बॉन्डेड की अगर हम बात करें तो डबल बॉन्डेड में क्या होता है, यहाँ पे एल्कीन है, यहाँ पे बेंजीन है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ एल्कीन में ये दो एल्काइल ग्रुप है ना, और एल्काइल ग्रुप का तो तुम्हें पता है कौन सा इफेक्ट होता है, तो हम कहेंगे एल्काइल ग्रुप तो EDG है, ये तो डोनेटिंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन पुश करना है ना। हम कह रहे हैं हमारे पास तो माइनस है ऑलरेडी, हमारे को जरूरत ही नहीं है डोनेटिंग ग्रुप की, उल्टा डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी कम कर देगा। तो इससे बजाय वो, क्योंकि उसमें सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एटलीस्ट कोई EDG तो नहीं है, डोनेटिंग ग्रुप तो नहीं है, तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो बच्चों सबसे ज़्यादा स्टेबल A, उसके बाद में B, डबल बॉन्डेड में भी है ना, सॉरी B क्या, हाँ B, फिर ये C है। अच्छा ठीक है, उसके बाद में हम कहेंगे C, डबल बॉन्डेड तो ये भी है, और उसके बाद में जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा D। तो करेक्ट ऑर्डर होगा कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का। 2008 का क्वेश्चन है बच्चों नीट का। नेक्स्ट, विच अमंगस द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन, तो बच्चों 4 कार्ब कैटायन दिए हैं। कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि भी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्ब कैटायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्ब कैटायन और फिर 1 डिग्री। तो देखो यहाँ तो मिथाइल ही है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और लास्ट में पकड़ लिया आपने 3 डिग्री कार्ब कैटायन, तो ये भाई मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन है। Then the best method for the separation of naphthalene and benzoic acid from the mixture, तो बच्चों नैफ्थलीन में तो नेचर होता है कि जैसे ही तुमने उसको गर्म किया तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, है ना, सॉलिड होता है नैफ्थलीन। ठीक है, और अगर तुमने उसको गर्म किया तो वो लिक्विड नहीं आएगा, सीधा का सीधा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बेंजोइक एसिड का तो ऐसा कोई नेचर है नहीं, मतलब नैफ्थलीन को तुम सब्लिम कर सकते हो, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो अलग भी कर लेंगे, है ना। तो इन दोनों को अगर अलग करना है तो मेथड यूज होगा सब्लिमेशन, क्योंकि नैफ्थलीन में सब्लिमेशन का कैरेक्टर होता है। ठीक है, इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोलुइन द प्रेशर ऑफ टोलुइन इन वेपर। अब बच्चों स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए होता है ना, भाप आसवन बोलते हैं हिंदी में। तो स्टीम डिस्टिलेशन मतलब ऐसे कुछ कंपाउंड्स जिनको अगर मुझे बॉईल करना है तो मैं सीधा डायरेक्टली हीट नहीं कर सकती, हाईली सेंसिटिव होते हैं। लाइक मैं पेट्रोल को सीधा गर्म थोड़ा कर सकती हूँ,
आग लगने का खतरा होता है। तो जो टेम्परेचर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको हम नहीं कर सकते डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, इम्प्योरिटीज से अलग नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। मतलब उस कंपाउंड को पानी के साथ तो मिक्स करना है, एक प्रॉपर प्रपोर्शन बनाना है, हालांकि वो वाटर से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो देना नहीं, तो दो लिक्विड है ना, लाइक आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आप डिस्टिलेशन करना चाहते हो ए, और दूसरा मैंने ले लिया वाटर बी, ठीक है। तो लिक्विड ए का प्रेशर मान लो P1 और वाटर का प्रेशर मान लो P2, वेपर प्रेशर। दोनों का प्रेशर मिल के जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो दोनों एक साथ ऊपर उठ जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे एक तरीके से, लेकिन एक्चुअली वो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं था, है ना। दोनों मिक्स होकर सेम टेम्परेचर पे क्या हो रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं। तो P1 प्लस P2 इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन शॉर्ट कि भाई अगर किसी चीज़ को बॉईल करना है तो हम कहेंगे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, तो ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा। तो स्टीम डिस्टिलेशन के दौरान क्या होता है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए और आपने पानी लिया है बी, इन दोनों का वेपर प्रेशर मिला के जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो ये एक साथ स्टीम में कन्वर्ट होके मतलब बॉईल होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, A प्लस बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी A का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम ही होगा, है ना। मैं A में B जोड़ूंगी तब एयर का प्रेशर आएगा ना, बैरोमीटर का प्रेशर आएगा, यानी B का भी कुछ ना कुछ प्रेशर है, यानी A का प्रेशर उसके बराबर तो नहीं है ना। बैरोमीटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं, उससे थोड़ा सा क्या है, कम है। तो वही तो पूछ रहा है ये कि आप बताओ टोलुइन का स्टीम डिस्टिलेशन किया तो टोलुइन का वेपर प्रेशर, तो हम कहेंगे बैरोमीटर के प्रेशर से तो कम ही आएगा, ज़्यादा होने का चांस है ही नहीं। क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द माइनस आई इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट। तो बच्चों माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ सबसे जल्दी कौन करेगा, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो हम कहेंगे फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। बस इसमें क्या सोचना। तो हाईएस्ट फ्लोरीन होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन होना चाहिए, उसके बाद नाइट्रोजन। ये इनका ईडीजी का ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों एलिस टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन फेल्स इनटू। अब लैसोजन टेस्ट तो कभी फेल नहीं होता है ना। आपको मैंने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आपका सॉल्ट है, जो भी मिक्सचर है वो, प्लस आपने लिया सोडियम मेटल, ठीक है, और उसको गर्म कर दिया, बिल्कुल पतली सी ट्यूब होती है इग्निशन ट्यूब, है ना, और फिर डिस्टिल वाटर में उसको मिक्स कर देते। तो सोडियम प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन प्लस नाइट्रोजन है तो सोडियम साइनाइड बनेगा। तो फेल कब होगा, तो मैं कहूँगी पहला तो ऑर्गेनिक दिख रहा है, लेकिन दूसरे में तो भाई ऑर्गेनिक का है, कार्बन का है। आपने लिखा है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये तो हाइड्रोजीन है। तो एलिस टेस्ट कब करोगे, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लाओगे। तो यहाँ तो धोखा हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, है ना। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन होना जरूरी है, तो भाई यहाँ मुझे कार्बन नजर आ रहा है, यहाँ मुझे कार्बन नजर आ रहा है, यहाँ भी मुझे कार्बन नजर आ रहा है, कहाँ नजर नहीं आ रहा, तो हाइड्रोजीन में तो है ही नहीं, तो फिर इसका थोड़ा ना एलिस टेस्ट कर पाओगे। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है A इज लाइटर देन फिनॉल एंड B इज एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। Separation of mixture of A and B can be carried out easily by using a solution of। अब बच्चों A तो फिनॉल से भी ज़्यादा हल्का है और B आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है एक तरह से, ठीक है। तो हम A और B को कैसे अलग करेंगे, तो सीधी सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में डाल दूं तो भाई वो क्या करेगा, CO2 की एफर्वेसेंस छोड़ेगा, रिएक्ट कर लेता है। लेकिन फिनॉल या इस तरह के कुछ कंपाउंड से तो वो एक दूसरे से कार्बोक्सिलिक सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते। तो मुझे ए और बी को सेपरेट करना है तो आपको सिर्फ एक ही यूज करना है कंपाउंड, और वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। देन बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन। तो बच्चों मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन में हम सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री कार्ब कैटायन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टर्शरी कार्ब कैटायन। फिर जेल्डॉल्स मेथड इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ। तो बच्चों नाइट्रोजन एस्टिमेशन के दो ही तो मेथड पढ़े थे, एक ड्यूमा मेथड और एक जेल्डॉल मेथड। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। Then Lessesen test is used in qualitative analysis to detect।
तो बच्चों LS क्यों बनाते हैं, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन डिटेक्शन, सल्फर डिटेक्शन, क्लोरीन डिटेक्शन, तो सारे ही सही थे। तो इनके लिए, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, लेसेस इन सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। ओके, ये कुछ सॉल्यूशंस है हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों यहाँ कंप्लीट हो गया आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट जो सेशन हमारा बचा था। आई होप अब आपके नीट के सारे क्वेश्चंस जो है, सारे PYQ इसकी हेल्प से क्लियर हो जाएंगे। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।